हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित विविध एग्जाम्स में ज्योग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है विश्व का भूगोल। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नीहारिका। सौर मंडल में ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल शामिल होते हैं, जबकि नीहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 25 करोड़ वर्ष। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 22.5 से 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है और परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सप्तऋषि। ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बुध। सौर मंडल में केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। पहला ग्रह है बुध और दूसरा है शुक्र। चूंकि शुक्र का ऑप्शन नहीं दिया गया था इसी वजह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बुध। फिर क्वेश्चन नंबर 7, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान लगभग 464 डिग्री सेल्सियस है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्र यानी विनस को सुबह का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और सायकाल का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 मिनट। सूर्य से चला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 365.25 डेज। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट, 9.51 सेकंड का समय लगता है और इसे सौर दिवस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट की दूरी तय करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथ्वी का घूर्णन। धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो सारे ग्रहों में शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शनि। फिर क्वेश्चन नंबर 16, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी,
29.5 वर्ष। चूंकि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.4 पृथ्वी वर्षों के बराबर समय लेता है, लेकिन 29.4 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग सबसे क्लोज ऑप्शन यानी कि 29.5 वर्ष को ही सही जवाब इसका मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 84 वर्ष। यूरेनस ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 पृथ्वी वर्ष का समय लेता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम लोग 83.7 को राउंड ऑफ करके 84 वर्ष मान लेंगे और इस तरह ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है और यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इस रेखा को वहां से मोड़ दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो हम सबको पता है कि एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। चूंकि चारों ही ऑप्शन में एशिया ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से एशिया के बाद जो सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, वही हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश पाए जाते हैं। अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं, यूरोप में 51 देश हैं, एशिया में 50 देश हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 और दक्षिणी अमेरिका में 12 देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चिली। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश चिली है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है, तो दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक द्वीप इंडोनेशिया देश में है, इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंडोनेशिया में टोटल 17,508 द्वीप हैं, फिलीपींस में 7,641 द्वीप हैं, मालदीव्स में 1,192 द्वीप हैं और क्यूबा में 4,195 द्वीप हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बोर्नियो। दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है और ये है 7,51,929 वर्ग किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सीमा रहित देश किसको कहते हैं, तो कोई भी ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उन देशों को सीमा रहित देश कहा जाता है और यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है, तो इन चारों ही ऑप्शन में जापान सबसे बड़ा सीमा रहित देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, होन्शु। जापान मुख्यतः 4 द्वीपों होकेंडू, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है और इन चारों ही द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है और जो जापान की राजधानी है टोक्यो, वह भी इसी द्वीप पे स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेनमार्क। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क देश के अधीन है। नूक जो नगर है ग्रीनलैंड का, वो वहाँ की राजधानी भी है और इसके साथ ही साथ वो वहाँ का सबसे बड़ा नगर भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ए वेगनर ने। ए वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। आग्नेय चट्टान पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं और ये चट्टानें रवेदार होती हैं और इनमें परतें भी नहीं पाई जाती है और इसके साथ ही साथ इसमें पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं और आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है और इन प्रकार के चट्टानों में पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं। अवसादित शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म भी पाया जाता है, परतें भी पाई जाती हैं, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ब्रोमलीन के संबंध में है? तो पहला कथन है एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। स्टेटमेंट 2 है ड्रमलीन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। स्टेटमेंट 3 है अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है। फिर स्टेटमेंट जो 4 है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलीन ग्लेशियरों की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1, 2 एंड 4। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, जबकि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, माउंट एटना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक ज्वालामुखी। माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है और इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, मोना ओला उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का। मोना ओला एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है और यह हवाई द्वीप में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अधःगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक घिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। दूसरा स्टेटमेंट है परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। फिर स्टेटमेंट 3 है वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। जो चौथा स्टेटमेंट है बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की द्वीप स्थिति लगभग उत्तरी दक्षिणी होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्वी दक्षिणी दिशा में थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा। ये स्टेटमेंट सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट और उसके साथ साथ जो प्रथम 10 सर्वोच्च चोटियां हैं वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है और हिमालय पर्वत श्रेणी एक नवीन मोड़दार पर्वत का ही एग्जाम्पल है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीन मोड़दार पर्वत। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एंडीज। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 39, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है।
इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है और इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग आदि प्रदेश भी शामिल किए जाते हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पिट्सबर्ग भी इसमें आ जाता है और ग्रेट लेक्स प्रदेश भी इसमें आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, किलिमंजारो एक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वोल्केनो। किलिमंजारो पर्वत एक वोल्केनो है और यह तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, गोबी का मरुस्थल है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन में। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, जोहान्सबर्ग विख्यात है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के गॉन्टेक प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हंगरी। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध देश उन देशों को कहा जाता है जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं। और बात करें अगर हंगरी की, तो हंगरी यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। इजराइल पश्चिम एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिणी पश्चिम सीमा मिस्र से लगी हुई है। इस वजह से ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 45, संसार की छत किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पामीर के पठार को विश्व की छत या संसार की छत कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2/3 है। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल है और लगभग 71% भाग पर जल क्षेत्र हैं। इस वजह से जो निकटतम आंसर होगा वो हो जाएगा 2/3 यानी ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 48, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है, यह कटक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मध्य महासागरीय कटक। यानी जितनी भी ये क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं वो मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है, इसी वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 50, गल्फ स्ट्रीम है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एक महासागरीय धारा। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्रैंड कैनियन है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक खड्ड यानी कि जॉर्ज। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड यानी जॉर्ज है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। रिपब्लिक ऑफ फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 54, स्वेज नहर जोड़ती है,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, पनामा नहर जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। पनामा नहर मध्य अमेरिका में पनामा के स्थलडमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं, उसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक। मलक्का जल संधि यानी स्ट्रेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर है। इसी वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ऑप्शन में जावा भी दिया गया है और सुमात्रा भी दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, ओजोन परत बताती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह से 15-20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। फिर क्वेश्चन नंबर 59, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 से 20 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 60, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। फिर क्वेश्चन नंबर 61, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, जबकि सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 20 से 21 जून को होता है। वही अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, महाद्वीप अलग कैसे हुए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 63, वलन क्रिया किसका परिणाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। वलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑल्पस। ऑल्पस पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है और इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन में। तकला मकान मरुस्थल एशिया के झिंजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र में विस्तारित है और यह दक्षिण में कुनलून पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियानसान पर्वत से घिरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबनान। दिए गए विकल्पों में से लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र में है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे तथा ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिडनी किसी भी देश का राजधानी नहीं है, बल्कि यह ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। जबकि अगर बात करें कैनबरा की, तो ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी,
हिंद महासागर में। 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर स्थित एक कटक का नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 72, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 35 ppt। यह अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे ज्यादा लवणता मृत सागर में है, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 74, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवराह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास शहर दिया गया है और यहाँ पे नदी दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि कौन सी नदी कौन से शहर से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रॉटरडैम शहर से राइन नदी बहती है, फिर पेरिस से सीन नदी बहती है, बुडापेस्ट से डेन्यूब नदी बहती है और वॉशिंगटन से पोटोमैक नदी बहती है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बाब अल मंदेब। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा कहाँ पड़ता है। तो अत्यधिक गर्म पड़ता है सहारा में, अत्यधिक वर्षा होता है चेरापूंजी में, अत्यधिक ठंडा होता है अंटार्कटिका में और अत्यधिक सूखा पड़ता है चिली में। इस हिसाब से जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। फिर क्वेश्चन नंबर 78, किस मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह सबसे कम प्रभावशाली होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है, यानी ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना खनन। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूल गाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015-19 के वर्ष 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन चीन में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दिए गए ऑप्शंस में विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, जबकि बात करें अगर ओवरऑल तो ओवरऑल चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश है एल्यूमिनियम का। उसके बाद आता है रूस, उसके बाद है भारत और उसके बाद कनाडा और फिर यूएई। फिर क्वेश्चन नंबर 83, तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, वेनेजुएला में। तेल के कोष सबसे ज़्यादा वेनेजुएला देश में है, जो कि विश्व का लगभग 19.62% है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, कोयले का सामान्य प्रकार है। तो कोयले का सामान्य प्रकार बिटुमिनस है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 85, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लंदन। लंदन धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विकिरण के कारण। विकिरण के कारण साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। पहला, साफ आकाश से, दूसरा, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, तीसरा, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, यानी इन तीनों से ही मानसून का निवर्तन इंगित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से किस देश में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पंपाज में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांगो। पिग्मी जनजाति विषुवत रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है और यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है जिन्हें मोंगुलस कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, पिग्मीज निवासी है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि पिग्मीज अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 93, एस्किमो निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, एस्पेरांटो है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरांटो भाषा का विकास एल जेमेनहॉफ ने किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार होता है। चीरू का निवास मुख्यतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पत्थर के कोयले के भंडार के मामले में चीन नंबर 1 पे था और संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे और भारत नंबर 3 पे था। लेकिन अब वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है और भारत नंबर 3 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम सऊदी अरब इसका सही जवाब था, लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका को छोड़कर रूस नंबर 2 पे सबसे ज़्यादा कच्चे तेलों का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एवं नामीबिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 101, टीन मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लेसर निक्षेपों से। विश्व में जितने भी टीन मिलते हैं उसका 80% टीन प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चूना पत्थर होता है। टेरा रोसा लाल मृदा के लिए प्रयुक्त इटालियन शब्द है और इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विषुवत रेखा के पास। विषुवत रेखी जलवायु प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान पाए जाने से वर्ष भर होने वाली वर्षा के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 105, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, कनाडा। फिर क्वेश्चन नंबर 106, सूची 1 रेलमार्ग को सूची 2 जोड़ने वाले स्थान से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलमार्ग जोड़ता है पेरिस से वारसा को। ट्रांस इंडियन रेलमार्ग जोड़ता है ब्यूनस आयर्स से वॉलपरेजो को। फिर उसके बाद ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग जोड़ता है लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक को। और अंत में ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है पेरिस से इस्तांबुल को, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन एक पत्थर नगर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैनबरा। कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, उसको छोड़कर प्रश्न में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब एक बंदरगाह है, जबकि कैनबरा एक बंदरगाह नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंटोस। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है जो कि कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, पर्यावरण किससे बनता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से, यानी पर्यावरण जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैविक घटकों, इन तीनों से ही मिलकर बनता है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 सेकेंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 सेकेंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतरों के मध्य में है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि 1990 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास करती है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से ऑप्शन बी, जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है, हम लोग उसी को इस सवाल का सही जवाब मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय प्रमाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। तो भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5.5 घंटे प्लस। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हुंडू प्रपात निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सुवर्णरेखा नदी पर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सर्वोच्च चोटी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गॉडविन ऑस्टिन, जिसको केटू के नाम से भी जाना जाता है, वो भारत की सर्वोच्च चोटी है और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व में। हिमालय में हिम रेखा 4,300 से 6,000 मीटर पूर्व में होती है।
फिर क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेनोजोइक में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सेनोजोइक महाकल्प में। अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का ही उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, छोटा नागपुर पठार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्रगंभीर है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। स्टेटमेंट 2 है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई। स्टेटमेंट 3 है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई। स्टेटमेंट 4 है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। जबकि ये जो चौथा स्टेटमेंट है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, ये स्टेटमेंट गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भुवन पहाड़ियाँ। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स के भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टाइटेनियम। इल्मेनाइट एवं रूटाइल टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज है। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट गुजरात से लेकर दीघा तट पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत की तट रेखा है। तो इस सवाल में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है और भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अतः कोई भी ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है और इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे साहा पर्वतम के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यागजी दीवान है जिसकी कुल ऊंचाई 5890 मीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है और कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। तो प्रवाल उत्पत्ति से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, इसी वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 36। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, जिसमें से केवल 10 ही आबादी वाले द्वीप हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, जो कि 79.33% है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोधा बेट्टा है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्डेमम पहाड़ियाँ। कार्डेमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में। द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है और इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हरियाणा में। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, टोडा जनजाति केरल में पाया जाता है। ये ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि टोडा तमिलनाडु राज्य की जनजाति है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही अलकनंदा एवं भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है और इसी संगम स्थल के बाद से इन दोनों नदियों को संयुक्त रूप से गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में इसी नदी को सांगपो तथा बंगाल में जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ई, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसी वजह से ऑप्शन ई यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ए एवं बी दोनों, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और इसके साथ ही साथ महानदी कृष्णा तथा कावेरी। ये 6 नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 35, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पटना। सोन और गंगा नदी बिहार के पटना जिले में मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा नदी से, जबकि फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है,
परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृतिका के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं। अतः इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी प्रकार के कण। फिर क्वेश्चन नंबर 41, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। प्रश्न के अकॉर्डिंग दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है और यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है और यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। पहला घटक है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है ग्रामीण विद्युतीकरण, चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये चारों ही घटक हरित क्रांति से रिलेटेड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग एवं उर्वरकों का प्रयोग, ये चारों ही ऑप्शंस कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी से। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति से, नीली क्रांति से एवं श्वेत क्रांति, इन तीनों से ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, काली क्रांति संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है और यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर भारत का इकलौता राज्य है जो केसर का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली एवं गन्ना ये तीनों ही नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 53, भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के दो राज्य मध्य प्रदेश और उड़ीसा सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमेटाइट का। बेलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, यहाँ पर हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन होता है। लास्ट वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 54 क्वेश्चंस तक का डिस्कशन कर लिया था, तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, झारखंड में कोयले की खानें स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है और देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है और यह दहन झरिया कोल्डफील्ड क्षेत्र में हो रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः कोयला पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो पहला है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा, कार्य संचालन कीमतें। उपयुक्त में से कौन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों ही समस्याएं हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 243 किग्रा तेल के बराबर। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किग्रा तेल के बराबर थी। फिर क्वेश्चन नंबर 62, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिए गए राज्यों में कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो पहला है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली विक्रय। दूसरा है प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तीसरा है राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। चौथा है राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिदान नीतियों को क्रियान्वित किया है। उपयुक्त में से कौन से सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ये चारों ही रीज़न यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये चारों ही रीज़न भारत में विद्युत बोर्डों की कमजोरियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 64, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी टाटा नगर। टिस्को, जिसका फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड है, जो कि अब टाटा के नाम से जाना जाता है, वह भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है और इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में टाटा नगर जमशेदपुर में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ तांबे की खदान भी पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए तांबा खनन के लिए। राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से भी जानते हैं, एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। फिर क्वेश्चन नंबर 69, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है और इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है?
तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन 12431 अधिकतम दूरी तय करती थी, इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 1986 में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने 1986 में द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो इस सवाल में कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू की गई थी और 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया और 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। इस वजह से विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 74, पाट अंचल अवस्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड। झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों में से करें। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1 और 2। यानी क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए ऑप्शंस में सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद है उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है बिहार। यानी तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कच्छ जिला सबसे बड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती हैं और कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती हैं वो है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। और इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं 2 देशों भूटान और बांग्लादेश से भी लगी हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, गद्दी लोक निवासी हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, बोडो निवासी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक नृजाति और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियां में पाई जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 81, गारो जनजाति है? तो गारो असम, मेघालय एवं मिजोरम तीनों ही राज्यों में पाई जाने वाली जनजाति है। इस वजह से उपयुक्त में से किसी भी एक विकल्प का चयन करना संभव नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 82, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कानपुर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कानपुर है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज इन तीनों ही नदी का स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है।
फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो पहला स्टेटमेंट है, अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर हैं। दूसरा है, हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, यानी केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो कि है प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है क्योंकि हिमालय नदी अधिक क्षरण का कारण बनती है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती और तीसरा राप्ती। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला एवं दूसरा, यानी नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसके अलावा साबरमती भी पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदी है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, कावेरी नदी कौन से रास्तों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु इन राज्यों से होकर गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा नदियों का उद्गम स्थल अमरकंटक से होता है जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, इस वजह से हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 92, दामोदर नदी निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। इस कारण इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है और बाकी की जो तीनों नदियां हैं वो समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी नदी ने। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर पठार। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। फिर क्वेश्चन नंबर 97, आम्र वर्षा है। तो इस सवाल में कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया गया है क्योंकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 99, चेरापूंजी अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मासिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। फिर क्वेश्चन नंबर 100, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। बाढ़ सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान में। फिर उसके बाद भूकंप सबसे ज़्यादा आता है हिमालय का गिरिपात क्षेत्र में। सूखा सबसे ज़्यादा आता है मध्य पूर्वी भारत में और चक्रवात सबसे ज़्यादा आता है झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा में। इस हिसाब से ऑप्शन बी 3142 इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 101,
करेवास मृत्तिका जो जाफरन के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय में। जाफरन जो कि केसर का ही एक प्रकार है, उसकी खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, रेगड़ किसका नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, काली मिट्टी का। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगूर, रेगड़ या कपास मिट्टी के नाम से जाना जाता है और भारत में इसका विस्तार लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो भारत की कुल मिट्टी का 16.6% है। और यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े भागों तक विस्तृत है। फिर क्वेश्चन नंबर 103, रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में है और रेगड़ मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 104, रेगूर नाम है? तो अभी हमने जस्ट बताया कि रेगूर काली मिट्टी का ही नाम है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 105, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जियोसिनक्लाइन के नाम से। गंगा के मैदान को एक जियोसिनक्लाइन या भूमि अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 107, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बांगर। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है और इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे कुछ ऊंचाइयों पर होती है और इन मिट्टियों का रंग पीला होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 109, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 20.7%। द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003 के अनुसार भारत के कुल 20.64% अर्थात लगभग 6,78,333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। फिर क्वेश्चन नंबर 110, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दिए गए विकल्पों में पतझड़ वनों का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश तथा उसके पश्चात छत्तीसगढ़ में है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 111, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिजोरम में। भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि मिजोरम में वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, जो कि 85.53% है। फिर क्वेश्चन नंबर 112, भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 113, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या है? तो स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ होने का अनुमान है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 114, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 1991-2000 के दशक में जनसंख्या की वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया। तीसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या की लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 है, वर्ष 1991 की जनगणना ने अनुत्पादक उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी केवल स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4, यही दोनों स्टेटमेंट सही है इन चारों ही स्टेटमेंट में। फिर क्वेश्चन नंबर 115,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 31। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2% था तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.8% था। फिर क्वेश्चन नंबर 116, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गंडक से। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 117, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 118, भांखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। भांखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है और इसके अंतर्गत भांखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण भी किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 119, भांखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो अभी हमने जस्ट बताया कि भांखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 120, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 121, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कृष्णा और गोदावरी। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 122, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी महानदी पर। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। फिर क्वेश्चन नंबर 123, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बराकर। मैथान, बेलपहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो दिए गए ऑप्शंस में वूलर जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और लोकटक जो कि मणिपुर में स्थित है, ये दोनों ही मीठे पानी की झील है। इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी भारत में कृषि वित्त का स्रोत सहकारी समितियां भी है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हैं और व्यापारिक बैंक भी हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 126, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए विभिन्न मौसमों पर 2 फसल। कृषि में युग्म पैदावार यानी डबल क्रॉपिंग से आशय विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से है। फिर क्वेश्चन नंबर 127, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो पहला स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। दूसरा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना है। तीसरा स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। और चौथा स्टेटमेंट है इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इन चारों ही स्टेटमेंट में ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये सही है, यानी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 जो है ये सही है। इस वजह से जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दूसरा और चौथा। फिर क्वेश्चन नंबर 128, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं। नकदी फसल में गेहूं सम्मिलित नहीं होता है, जबकि जूट, गन्ना तथा कपास ये तीनों ही नकदी फसल की श्रेणी में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 129, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गेहूं के उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की है।
फिर क्वेश्चन नंबर 130 प्रमुख खाद्य फसल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। इस वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 131 भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 132 खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी चावल। खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल चावल है। फिर क्वेश्चन नंबर 133 भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी चावल। भारत में चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 134 भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए महाराष्ट्र भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 135 गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता था, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में और उसके बाद कर्नाटक में होता था। लेकिन 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पे महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटक है और नंबर 4 पे गुजरात और नंबर 5 पे तमिलनाडु का स्थान है। फिर क्वेश्चन नंबर 136 शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मूंगफली। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल मूंगफली की है। फिर क्वेश्चन नंबर 137 भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में कुल रबर उत्पादन का लगभग 75.68% भाग पैदा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 138 निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि भारत में रबर उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 139 भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी दाल के उत्पादन एवं उपभोग के मामले में भारत नंबर 1 पे है। फिर क्वेश्चन नंबर 140 निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी गिरनार पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 141 निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पुलनेज। पुलनेज कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्र कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 142 भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए चाय का। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन चाय का करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 143 भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 144 भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी द्वितीय। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है, जबकि नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 145 एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। तो दिए गए ऑप्शंस में एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 146 निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क पंजाब में उपलब्ध नहीं है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 147 भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है। तो भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान और कर्नाटक है, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 148 निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। तो दिए गए ऑप्शंस में से किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी नहीं है, क्योंकि अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है,
तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ऑस्ट्रेलिया है। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि निम्न खनिजों में से किसी भी खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी नहीं है, यानी ऑप्शन ई इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 149, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था और 2004 के आंकड़ों के हिसाब से भारत में अभ्रक उत्पादन के 3 प्रमुख राज्य आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड थे। चूंकि ऑप्शन में आंध्र प्रदेश और राजस्थान नहीं दिया गया था, इस वजह से इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। लेकिन 2020 के आंकड़ों के हिसाब से अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है। तो अगर वर्तमान समय में ये सवाल पूछेगा तो उस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जबकि जो अभ्रक का भंडारण है वो आंध्र प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, उड़ीसा में भी होता है और महाराष्ट्र और बिहार में भी होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 150, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादक राज्य बिहार था। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। लेकिन 2015-16 की रिपोर्ट के हिसाब से खनिज उत्पादक राज्यों का क्रम छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार है। फिर क्वेश्चन नंबर 151, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो प्रश्नकाल के समय अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादक राज्य थे। लेकिन वर्तमान समय में इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से भारत के अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 152, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 153, पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लौह अयस्क खनन। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिरिया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन है। फिर क्वेश्चन नंबर 154, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड से। फिर क्वेश्चन नंबर 155, भारत में पहला पन बिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शिव समुद्रम में। फिर क्वेश्चन नंबर 156, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। ये गलत है, क्योंकि भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से अधिक है। फिर क्वेश्चन नंबर 157, भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। फिर क्वेश्चन नंबर 158, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम भारत में टोटल 64 राष्ट्रीय राजमार्ग थे और इनकी कुल लंबाई 40,000 किलोमीटर थी। लेकिन वर्तमान समय में भारत में कुल 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इनकी कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन नंबर 159, भारत में सबसे पहले रेलमार्ग तैयार हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1853 में। भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेलमार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 160, बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.5 फीट। फिर क्वेश्चन नंबर 161, मारमुगाओ पत्तन स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा में। मारमुगाओ पत्तन जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा राज्य में अवस्थित है और यह एक निर्यात प्रधान पत्तन है। फिर क्वेश्चन नंबर 162, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 163, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुड़गांव में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के गुड़गांव जिले में अवस्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 164, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती है। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और इसकी स्थापना 1983-84 में भारत के द्वारा की गई थी और भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1988-89 में की थी और भारत में तृतीय अनुसंधान केंद्र भारती है जो कि अंटार्कटिका में 2012 में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केम्बे की खाड़ी। केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने घटना चक्र की बुक के अकॉर्डिंग जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस दिए थे उनको आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इतिहास के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं घटना चक्र की बुक में उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।